जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। आप सभी से उम्मीद है कि इस क्लास को आप लाइक कर देंगे और इस क्लास को पूरा देखेंगे। क्लास के अंदर आप 30 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, साथ में उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो भी इस क्लास के अंदर आपको डिस्कस करे जाएंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने गणेश जी और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में, तो वो हो जाएगा चौथा स्थान। अगर चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर राजस्थान आएगा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आएगा, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्या क्षेत्रफल है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश का। बात करेंगे पूरब से पश्चिम तक की कुल डिस्टेंस कितनी है, तो याद रखिएगा 650 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। ये आती है आपसी पूरब से पश्चिम तक की डिस्टेंस है ये। ठीक है, अगर आपसे उत्तर से दक्षिण तक की डिस्टेंस को पूछा जाता है तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भारत की कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो वो 7.33% है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या फिर पीलीभीत में? बात करें बब्बर शेर सफारी पार्क की या सफारी पार्क की बात की जाए तो वो कहाँ पर स्थापित किया गया? इटावा में स्थापित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपसे पूछा जाता है सुराहताल कहाँ पर है, तो ये बलिया में स्थित है। अगर आपसे चंद्रप्रभा पूछा जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये चंदौली में है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये चित्रकूट में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पूछा जाता है हमेशा आपके एग्जाम में कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका बिजनौर में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में? बात करें उत्तर प्रदेश में कर्मचारी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के हैं, तो वो हैं कृषि क्षेत्र में। लगभग 59% जो लोग हैं वो आपको कृषि के क्षेत्र में दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। किस उत्पादन में द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत? क्या गन्ने में होगा, धान में होगा, आलू में होगा या गेहूं में होगा? बात करें उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान, तो वो धान में होगा, मतलब चावल में होगा। ठीक है, गन्ने की बात की जाए, आलू की बात की जाए या गेहूं की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश का इन तीनों चीज़ों में भारत में पहले नंबर पर स्थान है। ठीक है, इसके अलावा भी चीनी, आंवला, खरबूज, तरबूज, इन सब में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान को पीछे करके उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी पहले नंबर पर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति, काला नमक। तो सुगंधित चावल की किस्म की बात की गई है जो तराई क्षेत्र में उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उसका नाम होगा काला नमक। ये एक प्रसिद्ध चावल की किस्म है जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन सिद्धार्थनगर में होता है। इसकी खेती बौद्ध काल से चली आ रही है। लगभग टाइम की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से इसकी खेती की जा रही है। इसे उत्तर प्रदेश में काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है,
जिसका नाम है चंदौली। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें भारत में चावल के कटोरे के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऊंचाहार में, आंवला में, जमशेदपुर में या जगदीशपुर में? तो इफ्को यूरिया कारखाना जो है उत्तर प्रदेश के आंवला में स्थित है। आंवला ये आपका बरेली में पड़ता है और इसके बारे में जान लीजिएगा, बरेली फर्नीचर के लिए, सुरमा नगरी के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। सूची 1 में पारंपरिक कला शिल्प दी गई है और सूची 2 में संबंधित स्थान दिए गए। मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका और जरी। तो बात करते हैं मिट्टी के बर्तन की, तो मिट्टी के बर्तन आपको खुर्जा में। बात करते हैं काष्ठ नक्काशी की, तो ये सहारनपुर में आपको देखने को मिलेगी। बात करें काष्ठ पादुका की, तो ये पीलीभीत में, और बात करें जरी की, तो ये बरेली में मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या फिर कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? क्या भदोई है, चेन्नई है, वाराणसी है या फिर मेरठ है? देखिए, चेन्नई तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि चेन्नई तो उत्तर प्रदेश में नहीं आता। ठीक है, बात करें भदोई की, वाराणसी की और मेरठ की, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भदोई, जिसको संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न यूपीएसआई में। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आभूषण बाजार की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, सबसे इम्पोर्टेंट जो शहर है वो हो जाएगा मेरठ। मेरठ जो है वो आभूषण के लिए जाना, ये देश के टॉप 10 में अपनी स्थिति दर्ज करता है। शहर में लगभग 40,000 कारीगर हैं, वो आभूषण का कार्य करते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ में खेल का सामान और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया गया? क्या आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में या फिर सहारनपुर में? सोलर ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया? तो वो आरंभ किया गया था अलीगढ़ से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलीगढ़ के हरदोआगंज में स्थापित किया गया था इसको। लगभग 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसका कार्य जो था वो जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है प्रयाग से, आगरा से, अलीगढ़ से या फिर मुगलसराय से? तो जीटी रोड जो है वो अलीगढ़ से होकर के नहीं गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। किस शहर से किस शहर को जोड़ती है? तो ये दिल्ली से कोलकाता शहर को जोड़ती है आपस में। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 19 भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आगरा से फिरोजाबाद को जोड़ती है, फिरोजाबाद को इटावा से कानपुर को जोड़ती है, कानपुर से फतेहपुर को जोड़ती है, फतेहपुर से प्रयागराज को जोड़ती है, प्रयागराज से ये वाराणसी को जोड़ती है, उसके बाद मुगलसराय को जोड़ती है, इससे मुगलसराय के बाद ये जुड़ती है कोलकाता से। ठीक है, इस तरीके से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो अलीगढ़ से होकर के नहीं गुजरता है, बाकी सभी शहरों से होकर के गुजरता है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में वर्ष दिए गए। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पे और किस सन में आयोजित किए गए। मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में, बनारस में। इस साइड में वर्ष दिए गए हैं आपको 4। अगर बात करें मेरठ में, तो मेरठ में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1946 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं कानपुर में, तो कानपुर में 1925 ईस्वी में ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में 1916 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं बनारस की, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले का
तीसरा होना चाहिए, पहले का तीसरा इसमें है, दूसरे का चौथा होना चाहिए, इसमें है, बाकी किसी में भी नहीं दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या लखनऊ में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में या फिर फैजाबाद में? ये प्रश्न कांस्टेबल के एग्जाम में 2018 में पूछा गया। तो बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में स्थापित किया गया था। बात करते हैं निर्माण की, तो इसका निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने करवाया था अपनी प्रिय बेगम बहू बेगम की याद में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष या 16वें वर्ष में? बात करते हैं महाकुंभ मेले की, तो इसका आयोजन हर 12वें वर्ष में किया जाता है। बात करते हैं अर्धकुंभ की, तो ये हर 6 साल में लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, ये 4 शहरों में लगता है भारत के। कौन कौन से 4 शहर हैं? एक तो हमारा प्रयागराज हो गया, दूसरा आपका उज्जैन हो गया, तीसरा आपका हरिद्वार हो गया और चौथा आपका नासिक हो गया। ठीक है, ये 4 शहरों में कुंभ मेला आयोजित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। महाकुंभ की बात पूछी जाएगी तो 12वें वर्ष में, और अगर आपसे अर्धकुंभ की बात की जाएगी तो वो 6ठे वर्ष लगता है। ठीक है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? पहला है बिहू, घूमर, गरबा, दूसरा है चरकुला, कर्मा, पांडव, तीसरा है राऊ नाच, भांगड़ा और राउफ, और चौथा है लावड़ी, कथक, कथकली। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के? चरकुला है, कर्मा है, रास है, जोगनी है, पांडव है, नटवारी है, कार्तिक है, राई है, पाई डंडा है। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चरकुला भी उत्तर प्रदेश का है, कर्मा भी उत्तर प्रदेश का है और पांडव भी उत्तर प्रदेश का है। तो ये लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी इसमें बिहू जो है वो असम का है। इस तरीके से भांगड़ा अगर आप देखोगे तो ये पंजाब का हो जाएगा, कथकली ये केरल का हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के ये नहीं है तीनों, बाकी ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ही हमारा शास्त्रीय नृत्य से पूछ लिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य कुल मिलाकर के 8 हैं हमारे भारत। ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए, कुचिपुड़ी है, कथक है, भरतनाट्यम है या फिर कथकली है। तो अगर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। कौन कौन से हैं? कथक है, भरतनाट्यम है, सत्रिया है, ओडिशी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी है और कुचिपुड़ी है। बात करते हैं कथक की, तो ये आप जानते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाए। भरतनाट्यम की, ये आपका शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। बात करते हैं ओडिशी की, तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें कथकली की तो वो केरल का है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरल का है। बात करें मणिपुरी की तो मणिपुर का है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? अयोध्या में, आगरा में, वाराणसी में, बरेली में। यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आपसे भारत माता मंदिर पूछा जाए और वो भी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है, तो ये वाराणसी जिले में स्थापित है। बात करते हैं इसके निर्माण की, तो शिव प्रसाद गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1936 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ में, वाराणसी में, वृंदावन में या फिर आगरा में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन में। बांके बिहारी मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन शहर में मौजूद है। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो स्वामी हरिदास जी ने इसका निर्माण करवाया था। बात करते हैं सारनाथ की, तो सारनाथ एक बौद्ध तीर्थ है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वाराणसी की,
तो काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर स्थापित है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बात करते हैं आगरा की, तो आगरा में ताजमहल जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर कैलाश मेला भी आयोजित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, आने वाले एग्जाम में आपकी ये हेल्प करेंगी। तो इन सब चीज़ों को आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या फिर उन्नाव में? बात हो रही है मैथिली शरण गुप्त जी की, किस शहर में इनका जन्म हुआ? यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इनका जन्म झांसी में हुआ है। ठीक है, झांसी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ है। बात करते हैं, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पंचवटी, जयद्रथ पथ, यशोधरा, द्वापर झंकार, जय भारत और साकेत हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी आपको कई बार पेपर में पूछी गई हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी, बुक्सा, रांची या कोरवा? कौन सी जनजाति है जो बहुविवाह व्यवस्था को अनुचरित करती है? तो वो हो जाएगी जौनसारी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जौनसारी अधिकांश रूप से उत्तराखंड में आपको मिलेगी और उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में ये जनजाति रहती है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या फिर 14 वर्ष तक? उच्चतम प्राथमिक शिक्षा कब तक दी जा सकती है? तो इसका जो रूल है वो 6 से 14 वर्ष का है। अगर आपसे उच्चतम पूछी जा रही है तो इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कितनी साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान 2007-8 में लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। तब से लेकर के अब तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? गोरखपुर में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर अयोध्या में? बात करते हैं दिसंबर 2021 में जो आयुर्वेद संस्था का शिलान्यास किया गया था ये 2 जगह पर हुआ था। एक तो वाराणसी में हुआ था और दूसरा अयोध्या में हुआ था। ये दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। बात करते हैं वाराणसी की तहसील पिंडरा में और अयोध्या की तहसील रुदौली में इसका शिलान्यास किया गया था। लगभग 5 एकड़ की ज़मीन को इसमें अंतर्निहित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, मुरादाबाद में, कानपुर में या फिर अलीगढ़ में? कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये बहुत पहले पूछा गया था, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुरादाबाद में स्थित है। इसका पहले जो नाम था वो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के नाम से इसको जाना जाता था, इस एकेडमी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र किस जगह पर स्थित है? क्या इलाहाबाद में, लखनऊ में है, अलीगढ़ में है या फिर कानपुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थापित है। ये इसकी स्थापना की बात की जाए तो 5 अगस्त 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट जिसको ललित कला एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन अपवाद है? पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अपवाद मतलब गलत है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय में कौन कौन सी आय कर आते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं।
प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान की बात करें, पशु एवं वाहनों पर लगाए जाने वाला कर हो, इस अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर हो, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो कर लगाए जाते हैं वो हो, भवन कर हो, जल पे कर लगाया जाता है वो हो, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाए जाने वाला कर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की जरूरत होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर या फिर 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। यूपी कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है पुरुष अभ्यर्थी को, जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है कि अगले बार आपसे क्वेश्चन महिला के ऊपर पूछ लिया जाए। तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1947 में, 1957 में, 1968 में या फिर 1977 ईस्वी में? तो किस वर्ष उत्तर प्रदेश में हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो था 1968 ईस्वी में, ठीक है। 1968 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत। यूपी कांस्टेबल के पेपर में ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही प्रश्न आपके घूम फिर के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को या 18 जून 2001 ईस्वी में? तो किसान मित्र योजना आरंभ की गई थी उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जून 2001 ईस्वी में किसान मित्र योजना आरंभ की गई थी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। ये बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डैश को प्रोत्साहित करना है? कृषि नवाचार को, डिजिटल वॉलेट को, स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद को या फिर कंप्यूटर का ज्ञान को? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद के लिए। एक जिला एक योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको लाया गया है। और सबसे पहले की बात करें तो इसको सबसे पहले जापान के गवर्नर मोहिको हिरामानु ने वर्ष 1975 ईस्वी में लागू किया था जापान के अंदर। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई 24 जनवरी 2018 ईस्वी में। इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 912, 925, 935 या फिर 940। अगर भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात की जाए तो वो 912 था। बात करते हैं 2001 ईस्वी में यही लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 898 पर था, जो कि बढ़कर के 912 अगले आने वाले 10 सालों के अंदर हो गया, ठीक है। बात करते हैं पूरे भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 लिंगानुपात है, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में तो 918 है, ठीक है, ये ग्रामीण का हो जाएगा। और बात करते हैं शहरी में, शहर के अंदर तो 894 हो जाएगा। ये लिंगानुपात शहर का है और ये लिंगानुपात आपका गांव का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करने वाले हैं।
ये क्वेश्चंस अगर आपने पूरे देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट के जरिए हमसे बोल सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे अबाउट में जा कर के मिल जाएगी। आपको वहाँ पे जा कर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर डेली आपको PDF प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।